अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ऑब्लिक इंसिडेंस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल इंसिडेंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके यहाँ से इंट्रोडक्शन के साथ। द प्लेन कंटेनिंग प्रोपिगेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द बाउंड्री इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ऑब्लिक इंसिडेंस को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले प्लेन ऑफ इंसिडेंस का बारे में पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेन होता है जो कि किसी भी इंसिडेंट वेव की प्रोपिगेशन को कंटेन करता है, और इसके साथ वो क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है टू द बाउंड्री। वो उसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑब्लिक इंसिडेंस की, तो ऑब्लिक इंसिडेंस क्या होता है? द इंसिडेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ कॉल्ड ऑब्लिक इंसिडेंस। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो इंसिडेंस है वो ऑब्लिक इंसिडेंस कब कहलाएगी? व्हेन इंसिडेंट प्लेन वेव स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम एट एन आर्बिट्रेरी एंगल थीटा आई। जब जो है वो इंसिडेंट प्लेन वेव जो होगी वो उस मीडियम की बाउंड्री के ऊपर स्ट्राइक करेगी एक ख़ास आर्बिट्रेरी एंगल के साथ, जिसको हम कहते हैं थीटा आई। तो फिर उस प्लेन को, इंसिडेंस प्लेन को, या फिर उस इंसिडेंट को जो है वो हम क्या, इंसिडेंस प्लेन को, वेव को हम क्या कहेंगे? ऑब्लिक इंसिडेंस का नाम देंगे। ठीक है, तो ये आप इसकी डेफिनेशन इसका इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। सो इसी तरह से देख लें, द इंसिडेंस इज़ कॉल्ड नॉर्मल इंसिडेंस व्हेन। ठीक है, और नॉर्मल इंसिडेंस कब कहलाती है? जब ये जो आर्बिट्रेरी एंगल होता है थीटा, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इसको, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, इसको यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से देखेंगे द ऑब्लिक इंसिडेंस हैज़ 2 टाइप्स। इसके ऑब्लिक इंसिडेंस की मज़ीद आगे 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ पैरेलल पोलराइजेशन। इसको देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इन पैरेलल पोलराइजेशन। पैरेलल पोलराइजेशन में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव की, वो जो है वो उस इंसिडेंस उस जो इंसिडेंस की जो प्लेन होता है उसके क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। इसको जो हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड भी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी यहाँ पे कब दिखाया गया है, ठीक, इसको आपने देख लेना है। सो दूसरी टाइप होती है, वो होती है इसकी परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। ये क्या होती है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस इन परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। तो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में जो किसी भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उस प्लेन इंसिडेंस के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड। इसको जो हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड भी कहते हैं। ये इसकी भी जो है वो डायग्राम दी हुई है। ठीक है, सो उसके बाद देखिए यहाँ से, ठीक है, एनी मीडियम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ गिवन बाय। ठीक है, तो कोई भी मीडियम है, ठीक है, तो उसका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स रिफ्रैक्शन होती है इंडेक्स की, वो किसके बराबर होती है? वो हमारे पास बराबर होती है इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, सो फॉर मोस्ट ऑफ मटीरियल, किस ज़्यादातर मटीरियल्स के जो म्यू आर है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ से देखते हैं, अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव स्ट्राइक्स एट इंटरफेस ऑफ 2 डाइलेक्ट्रिक्स एट एन एंगल एट राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल के ऊपर 2 डाइलेक्ट्रिक्स के इंटरफेरेंस के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या करती है? स्ट्राइक करती है। अ पार्ट ऑफ वेव इज़ ट्रांसमिटेड इन सेकंड मीडियम। तो उस वेव का जो एक पार्ट है वो सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है। एंड अ पार्ट ऑफ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन फर्स्ट में, और जो उसमें जो दूसरा पार्ट है वो क्या होता है? उस फर्स्ट मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 2 मीडियम, दोनों मीडियम्स की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए। द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव ऑल विल लाई विद इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो तीनों किस्म की वेव होंगी, जिसमें इंसिडेंट वेव होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी और ट्रांसमिटेड वेव होगी, तीनों की तीनों वेव्स किस में लाई करेंगी? प्लेन ऑफ इंसिडेंस के अंदर ही लाई करेंगे। ठीक है, इसको मज़ीद अब यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। कंसीडर अ प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑब्लिकली एट बाउंड्री ऑफ 2 होमोजीनियस मीडिया हैविंग, ये आगे 2 साइन दिए हुए। ठीक है, ईएमएफ के एज परमिटिविटी μ1 एंड μ2 एज परमेबिलिटी। यानी कि ये जो क्या है, जो 2 साइन है ये क्या है? 1 और 2 ये परमिटिविटी के लिए है, μ1 और μ2 जो है परमेबिलिटी के लिए, और n1 और n2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसको कर लेना। ठीक है, आगे मज़ीद इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको देखना है। ठीक है, ये इसको डायग्राम में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इसको आपने देख लेना है। फिलहाल यहाँ से देखते हैं इसको। यहाँ से द एक्स वाई प्लेन फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन 2 लीनियर मीडिया। जो एक्स वाई प्लेन होता है वो 2 लीनियर मीडिया के दरमियान बाउंड्री बनाता है। ठीक है, एंड एक्स जी इज़ प्लेन ऑफ इंसिडेंस
और इसमें जो एक्स जी है वो क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। द इंसिडेंट वेव इज पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड थ्रू मीडियम वेयर एच इज इक्वल टू के क्रॉस आई गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपिगेशन वेक्टर। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इन फर्स्ट मीडियम इज वी आई, पहले मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी क्या है, वी आई है, एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव इन सेकंड मीडियम इज वी टी, और दूसरे में क्या है उसकी वी टी है, सॉरी इसमें वी आई है और इसमें क्या है वी टी है सेकंड मीडियम। ठीक है, सो आगे देखते हैं जी, इंसिडेंट ई प्लेन वेव इज, जो इंसिडेंट ई प्लेन वेव होगी उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा। ठीक है, और इसी तरह जो ट्रांसमिटेड ई प्लेन वेव होगी उसका फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, और इंसिडेंट बी प्लेन वेव जो होगी उसका फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आगे जो है रिफ्लेक्टेड बी प्लेन वेव है उसका फार्मूला ये आ जाएगा, और ट्रांसमिटेड बी प्लेन का फार्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, इन फार्मूलाज को आपने क्या करना है, सेम एज इट इज़ इसको याद कर लेना है। ठीक है, सो आगे देखते हैं जी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में क्या बताता है इसमें। द इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म अ प्लेन कॉल्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो आगे देखें, वेक्टर वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव इज, जो इंसिडेंट वेव के जो वेव वेक्टर होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसी तरह उसका जो रिफ्लेक्टेड वेव का जो वेव वेक्टर होगा वो हमारे पास ये आएगा, ट्रांसमिटेड वेव का जो वेव वेक्टर होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पोजीशन वेक्टर आर की बात करें तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर आर है वो उसका फार्मूला ये आ जाएगा। ओके, सो टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ के एंड के आई एंड आर। अब क्या करना है, के आई और आर के दरमियान जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ऑल दीज वैक्टर्स मीट एट जेड इज इक्वल टू जीरो। ये तमाम के तमाम जो वैक्टर्स हैं ये कहाँ पे मिलते हैं हमारे पास, जब हमारे पास जेड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो कुछ फार्मूला इस तरह से बन जाएगी, उसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ के आर एंड, अब क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट ले लेनी है के आर और आर के दरमियान। ठीक है, तो उस सूरत में भाई ये फार्मूला आ जाएगा, फिर वही कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली इसी तरह हम आगे जो है वो करते करते हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मिल जाएगी ट्रांसमिटेड के लिए भी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एट जेड इक्वल्स टू 0 आर। अब देखें इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 में देखें तो हमारे पास क्या मिलता है, ये हमें तीनों टर्म्स आपस में क्या मिलती है, एक दूसरे के इक्वल मिलती है। तीनों की जगह पर इनकी वैल्यूज पुट कर ली, उसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई है। ठीक है, सो आगे देखते हैं जी, यहाँ से इट इज़ कॉल्ड फेज़ मैचिंग कंडीशन। ये वाली जो कंडीशन है ये क्या कहलाती है, इसकी फेज़ मैचिंग कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ये हमें बताती क्या है, इट शोज़ दैट ऑल 3 वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। जो तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या है हमारे पास सेम प्लेन के अंदर मौजूद हैं। द फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंडीशन इज़ गिवन, जो फ्रीक्वेंसी मैचिंग कंडीशन है वो हमारे पास क्या होगी, इस चीज़ के बराबर है, यानी कि ओमेगा यू इज इक्वल टू ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा के बराबर आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, वी आई बराबर आ जाएगा ओमेगा ओवर के आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो आगे यहाँ से देखें, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव हमारे पास ये आ जाएगी, और इंसिडेंट वेव है रिफ्लेक्टेड वेव आर इन सेम मीडियम। अब क्योंकि ये दोनों जो है वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों वेव सेम मीडियम है, तो वी आई बराबर किसकी होगी, वी आर के वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से हमें क्या मिलेगा, के 1 इज इक्वल टू के आर, इक्वेशन 5 आ जाएगी। इसी इक्वेशन को हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, तो वहाँ से हमारे पास कुछ ये इक्वेशन मिलेगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमें 3 मिलेगी। आप सॉरी ये वाला आ जाएगा सर। ठीक है, और इसमें जो है वो स्मॉल एंगल्स के लिए जो थीटा ही है वो नियरली इक्वल टू थीटा आर के बराबर होता है, तो ये हमें क्या बताता है, इट शोज़ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल। ओके, सो आगे है जी हमारे पास स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इसके अंदर उसको देख लेते हैं। Snell's law states that the ratio of the sine of the angles of incidence and transmission is equal to the ratio of the refractive index of the materials at interface। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को आपने दोबारा देख लेना है। यहाँ से देखें, द इंसिडेंट वेव वेक्टर, रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर एंड ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर आर इन सेम प्लेन। जो तीनों के तीनों वो क्या है हमारे पास सेम प्लेन के अंदर मौजूद है, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, दिस रिलेशन कैन बी रिटन है, इस रिलेशन को जो है हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि के आई इज इक्वल टू के आई साइन थीटा इज इक्वल टू के टी साइन थीटा आई के थीटा टी के को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है वो के आई की जगह पे आ जाएगा ओमेगा ओवर वी आई, और के टी की जगह पे आ जाएगा ओमेगा ओवर वी टी। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें n1 साइन थीटा आई इज इक्वल टू n2 साइन थीटा टी मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है हमारे पास, दिस इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें बाद में जो है वो रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट की, तो वो क्या है, द रेशियो ऑफ टेजेंशियल रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी टू टेजेंशियल इंसिडेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या, तो ये भी होती है हमारे पास रेशियो होती है किस किस के दरमियान, टेजेंशियल रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी और टेजेंशियल इंसिडेंट इंटेंसिटी के दरमियान। ठीक है,
सो इसका जो फार्मूला ये होता है आर इज इक्वल टू आई आर ओवर आई आई के बराबर होता है, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करके इसको कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू कुछ ये मिल जाएगी, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना इस टर्म के लिए हाथ से, ठीक है। आ गया जी, द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब हम मजीद इसको थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। स्पेशियल पार्ट ऑफ इंसिडेंट ई प्लेन वेव, इसका जो स्पेशियल पार्ट ऑफ उसको डिस्कस करना है अब, ठीक है जी। इसको देखते हैं स्पेशल पार्ट को, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है ई बराबर आ जाएगी इस चीज़ के फार्मूला का, और यहाँ से हमें जो है वो ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल टू जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे जहाँ भी आपको जो जेड डायरेक्शन के लिहाज से हमें यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिल जाएगी इसकी। तो उसके बाद क्या करना है, कंपेयरिंग इनके जो कोफिशिएंट्स है आई के दोनों साइड के ऊपर, वो हमने क्या करना है कंपेयर कर। तो इस देखें, इस साइड पे देखें आई का कोफिशिएंट ये है हमारे पास, और दूसरी साइड पे देखें हमारे पास आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ये है, ठीक है। सो जस्ट आई के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई आई। इसी तरह स्पेशियल रिफ्लेक्टेड इसको भी आपने निकाल लेना है, ठीक है। और इसी तरह जो स्पेशियल ट्रांसमिटेड होगा उसको भी आपने खुद ही यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो हम यहाँ से इसको देखेंगे, फॉर z इज इक्वल टू 0 द सम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई आई एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ ई आर मस्ट बी इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ई आर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सम होगा हमारे पास ई आई और ई आर के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स का, वो किसके बराबर होगा, ई आर के टेंजेंशियल कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो आगे वाली कैलकुलेशन है बिल्कुल छोटी सी बारीक कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है, इसमें कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। तो इसको आपने कैलकुलेशन को, ये वाली सारी कैलकुलेशन को देख लेना है, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो हम देखेंगे इसको, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को। तो द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी टू टेंजेंशियल इंसिडेंट इंटेंसिटी इज कॉल्ड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ये भी हमारे पास एक रेशियो होती है किसके दरमियान, टेंजेंशियल ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी आई टी और टेंजेंशियल इंसिडेंट इंटेंसिटी आई आई के दरमियान जो रेशियो बनती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यूज़ वगैरह पुट करके कैलकुलेशन आपने देख लेनी है, ठीक है। तो इसको जो है वो हम मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है सारी, ठीक है, बहुत ईजी, इसको आपने देख लेना है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं लास्ट में थोड़ी सी। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, ये रेशियो दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फिर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये क्या आपको मिल जाएगी यहाँ से। तो ओवरऑल ये हम आपको जो है वो इक्वेशनें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे ये जो यहाँ से इसको देखना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए पर एक डेफिनेशन आएगी आपके पास, एक किसकी आएगी, ब्रेस्टर लॉ की आएगी, ठीक है। और ये वाला जो होता है ना, आपको ज़ुबानी भी याद हो, ये किसके लिए होता है, ब्रेस्टर लॉ के लिए होता है, ठीक है। तो इसको आपने देखना। तो बहरहाल पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इतना सारा नहीं लिखना, ठीक है। उसमें कुछ खास चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको पोलराइजेशन के बारे में पूछा जाए तभी आपने लिखना है, अगर आपको जो है वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में पूछा जाए तभी आपने लिखना है, और इसी तरह से अगर जो है वो आपको स्पेशल कम पार्ट्स के बारे में पूछा जाए फिर आपने ये लिखने, और ये सारा कुछ आ जाता है रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट में, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट वगैरह नहीं आता या फिर आपको जो है वो स्नेल्स लॉ भी नहीं पूछते, ठीक है, तो फिर आपको ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं। आप इसको थोड़ा सा, यानी कि आप इसको जो है वो कहाँ तक लिखेंगे, आप इसको यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, स्नेल्स लॉ से ऊपर ऊपर। तो बाकी जो नीचे वाली टर्म्स है वो जैसे स्नेल्स लॉ हो गया, या फिर ये जो हो गया आगे क्या नाम इसका, ये जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और ये दूसरे थे, ठीक है, नीचे वाले टर्म, ये सारे क्या है इससे रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनको एक ही लेक्चर के अंदर सबको डाल दिया है। तो इसको आपने इस तरह से देखना है, ठीक है। तो बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो ऑब्लिक इंसिडेंस को डिस्कस किया है। काफ़ी लेंथी लेक्चर था, ठीक है। तो बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।